नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के प्रमुख कवि चंद बरदाई के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद बरदाई, ये जिस किताब से आज हम पढ़ेंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना शुक्ल जी ने 1832 ईस्वी में की थी। तो उसी बुक से हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद बरदाई संवत 1225 से 1249। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब में थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं बल्कि उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधर देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थीं सब में सम्मिलित हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय अर्थात सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार इसमें हुआ है। इस ग्रंथ के मुख्य छंद हैं कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र यानी चंद बरदाई के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब सहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसे पूरा किए जाने का उल्लेख रासो में इस प्रकार वर्णित है। पुस्तक जल्हन हथ दे चल गज्जन नृप काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरि तेमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर अर्थात तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला, यानी पहली पुत्री का नाम सुंदरी और दूसरी का कमला था। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी
उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा। अंत में पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुँचे। यानी कि यहाँ पर कहने का आशय यह है कि शहाबुद्दीन बार बार पृथ्वीराज के राज्य में आक्रमण करता रहा, लेकिन वह हार भी गया और कई बार पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज एक बार उसके हत्थे चढ़ा तो उसे पकड़कर गजनी में भिजवा दिया। कुछ काल के पीछे चंद भी गजनी पहुँचे, अर्थात पृथ्वीराज जब गजनी में थे तो चंद भी पीछे पीछे गजनी पहुँच गए। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। पर जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इधर इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत यानी उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं के आधार पर तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की रचना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीर के जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि का प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर तथा
तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद में जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन बताना और उसके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों में जांच करने पर कल्पित ही ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिसमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1122 में कन्नौज